जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्लीपी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज है 25 अप्रैल और आज दोस्तों हम 3 एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे आज की डिस्कशन एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों एक हम टॉपिक डिस्कस करेंगे GS1 से रिलेटेड, ये इंडियन एक्सप्रेस में आया है, तो ये भी स्किल डेवलपमेंट की बात करता है, रीस्किलिंग सोसाइटी की बात करता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड को कैसे हम टैप कर सकते हैं, इसके बारे में हमने अभी कुछ दिन पहले भी बात करी थी। समवॉट डिफरेंट ये आर्टिकल में यहाँ पे कुछ और आइडियाज़ दिए गए तो उसको डिस्कस करेंगे। दूसरा हम डिस्कस करेंगे जो डिजिटल सर्विसेज टैक्स जो इनैक्ट किया है यूरोपियन यूनियन ने, यूरोपियन पार्लियामेंट ने, इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड आर्टिकल में आया है, आज आया है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कॉम्पोनेंट है GS3। एंड अगेन एक और आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे आज वो भी GS3 से ही ओरिएंटेड रहेगा। तो दोस्तों ये गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन के चलते पॉवर्टी एंड पॉलिटिक्स ऑफ फ्रीबीज की बात हो रही है यहाँ पे। अशोक गुलाटी, जैसे कि आप जानते हैं, ऑल्टरनेट मंडेज को उनके आर्टिकल्स आते हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं, तो फ्रीबीज को लेके भी पीछे हमने बात करी थी। यहाँ पे ये थोड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं PDS को, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, जो कि बाय फार दुनिया का सबसे ज़्यादा इनएफिशिएंट और करप्ट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम माना जाता है। इसको लेके बहुत बार ये बात कर चुके हैं अशोक गुलाटी, तो देखेंगे इनमें इस आर्टिकल में और क्या नई बातें उन्होंने करी हैं। चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की चर्चा। पहला है हमारा आर्टिकल रीस्किलिंग सोसाइटी, रिटन बाय मनीष सब्बरवाल एंड ऋतुपर्णा चक्रवर्ती। अच्छा, अब यहाँ पे बात हो रही है जॉब मार्केट के बारे। देखिए अब नई नई तरह की नौकरियां आ रही हैं आजकल, है ना। अब देखिए आज से 20-25 साल या 30 साल पहले नौकरियां क्या होती थी? डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, IAS बन जाओ। अब उसके अलावा और भी बहुत कुछ आ चुका है ना। आजकल डिजिटल ज़माना है, डिजिटल आज के टाइम पे कितनी नए नए सेक्टर्स में हम देख रहे हैं लोग अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। सिर्फ वो 2-3 नौकरियां नहीं हैं। क्या जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम पे 1947 में, या आज से 25 साल पहले, क्या ये बात प्रेडिक्ट कर सकते थे? सोचा ये बात हम किसी के जहन में आ सकती थी कि 50 लाख से ज़्यादा लोग दुनिया भर के लोगों के लिए, दुनिया भर की कंपनीज के लिए सॉफ्टवेयर लिख रहे होंगे? देखिए आज के टाइम में मुसीबत ये है कि आपने मैकेनिकल में इंजीनियरिंग करी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में करी है, जॉब्स केवल IT सेक्टर में ही है ना। देखिए अब ये तो कोई नहीं कह सकता कि आने वाले समय में और कौन से नए सेक्टर में जॉब्स होंगी। ब्लॉकचेन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कितनी नई तरह की जॉब्स आ चुकी हैं आज के टाइम पे। लेकिन आज कहते हुए गर्व भी होता है, ठीक है। देखिए कमियां हैं, अभी भी बहुत कमियां हैं। बार बार कहते रहते हैं कि अभी हमारे जो देश का जो युवा है, 27-28 साल की उम्र है हर दूसरे तीसरे व्यक्ति की, तो ये आज हमारे पास तो एडवांटेज है, कल को एडवांटेज नहीं होगा, ठीक है। कल को नेचुरली टाइम के साथ उम्र बढ़ती रहेगी, तो इतना वो जो यंग डिविडेंड हमारे पास है वो आज नहीं होगा। लेकिन ये कहते गर्व की बात है कि भाई हम पिछले 70 सालों में, आज अगर हम अपने कॉलोनियल मास्टर UK की बात करें, तो UK अगर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है तो हम 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो बहुत नज़दीक है हम UK को भी ओवरटेक करने के लिए। तो बहुत गर्व की बात भी है। ये सुधार आ सकते हैं, लेकिन ये अपने आप में बहुत एक गर्व की बात आती है। इतिहास, अगर हम इतिहास की बात करें, इंडिपेंडेंस की बात करें, तो लेबर जो था हमारा, अगर हम 1947 की बात करें, लेबर वाज हैंडीकैप्ड। तो ना हमारे पास स्किल्ड लेबर था और ना ही हमारे पास पैसे थे, ना ही हमारे पास कैपिटल था, और उसी के कारण हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है उसमें काफ़ी देरी देखने को मिली। जो हमारी ग्रोथ हुई वो काफ़ी 1991 के बाद ज़्यादा हमने ग्रोथ देखी अपनी इकोनॉमी में। अब स्किल डेवलपमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है, तो आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले मैंने एक आर्टिकल डिस्कस किया था बिजनेस लाइन में से, जहाँ पे हमने स्किल डेवलपमेंट को लेकर बात करी थी, और हमने ये भी कहा था कि कैसे जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं स्किल इन्हांस करने में या अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए युवाओं के लिए, ताकि कैसे वो अपनी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ा सकें। फॉर एग्जाम्पल हम कॉर्पोरेट सोशल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, है ना। CSR इनिशिएटिव में जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनिशिएटिव में जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि सोशल कैंपेन चलाते हैं, साथ के साथ वो युवाओं को भी हेल्प करते हैं। जो हमारे स्किल केंद्र हैं, है ना, जो कौशल विकास योजना की हम बात करें, जहाँ पे इन बच्चों की, लड़कों की जो स्किल एम्प्लॉयबिलिटी है वो बढ़ाई जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी स्किल डेवलपमेंट जो है, दिस फेसेस अ मार्केट फेलियर इन फाइनेंसिंग। देखिए अब डिग्रीज करने को मैं वही बात कहता हूँ कि आपने इलेक्ट्रॉनिक में डिग्री करी है, मैकेनिकल में करी है, लेकिन आज के टाइम पे आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है ना। पंखा खराब हो गया, ठीक है, AC खराब हो गया, आपको वही नहीं समझ आएगा कि क्या खराब हुआ है क्या नहीं हुआ, ठीक है। आपको लोग ताने भी मारेंगे कि आप तो इंजीनियर हो, आपको ये नहीं पता कि पंखा खराब क्यों हो गया है, ये AC क्यों खराब हो गया, आप इसको नहीं ठीक कर सकते हो। अब आपने इंजीनियरिंग में जो पढ़ाई पढ़ी है, क्या वो इंडस्ट्री रेलिवेंट है?
अब आपने वहाँ पे थ्योरेटिकल बातें पढ़ ली, आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, ठीक है, लेकिन कितनी प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिल गई? ये प्रैक्टिकल नॉलेज आपको कहाँ मिल सकती है? तो जॉब में मिल सकती है। तो यहाँ पे सुझाव दिया गया है, एक टर्म यहाँ पे यूज करी गई है, डिग्री अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, कि यहाँ पे कि आप साथ के साथ सीखें और साथ के साथ कमाएं किसी कंपनी में काम करके, जहाँ पे जो कंपनी है, जिस कंपनी में आप काम करेंगे, तो कंपनी को ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए कि कंपनी, जब तक आपने कोई डिग्री करनी है, चाहे ग्रेजुएशन का प्रोग्राम है, चाहे वो मास्टर्स का प्रोग्राम है, तो कंपनी उस डिग्री की जो फीस है, जो भी जिस यूनिवर्सिटी से आपने करनी है, वो कंपनी प्रोवाइड करेगी और साथ के साथ आपको कुछ स्टाइपेंड मिलेगा, कुछ आपको सैलरी मिलेगी, तो आप साथ के साथ कुछ कमा भी सकते हैं, साथ के साथ लर्न भी कर सकते हैं। लेकिन वो चीजें लर्न करेंगे जिस स्किल सेट की रिक्वायरमेंट उस कंपनी को है, ठीक है, पर्टिकुलर सेक्टर को है, तो वो वहां पे बात ज्यादा एक मैचिंग भी आ जाती है, ठीक है। द इनकम सपोर्ट ऑफ लर्निंग वाइल अर्निंग इज वेरी क्रूशियल टू रेजिंग द एनरोलमेंट एंड मेकिंग इट मोर इंक्लूसिव। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्कूल्स नहीं जाते हैं, हायर एजुकेशन, अगर हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात करें, यूनिवर्सिटीज की बात करें, कोई ज्यादा इंकरेजिंग फिगर्स नहीं है। अब जो कंपनीज हैं, अब देखिए डेफिनेटली जो बच्चे हैं वो अपनी जेब में से पैसे निकाल के तो कंपनीज को पे नहीं करेंगे कि हमको रखो, हमको ट्रेनिंग दो, ठीक है, बाद में हमको जॉब में रखो, वो तो नहीं करेंगे ऐसा, ठीक है, नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड दैट। लेकिन कंपनीज ये जरूर कर सकती हैं कि जो फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी कंपनी है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड है या मशीन लर्निंग के ऊपर बेस्ड है, तो जो पर्टिकुलर स्किल सेट उसको रिक्वायर्ड है उस कंपनी को अपने एम्प्लॉयज में से, तो वो पर्टिकुलर जो स्किल्स हैं वो कैसे वो गेन कर सकते हैं उस रेलेवेंट डिग्री को परस्यू करके, जिसकी जो फीस है वो सारी की सारी कंपनी प्रोवाइड करेगी। लर्निंग बाय डूइंग, देखिए एक तो होती है आपकी टेक्निकल स्किल्स, है ना, एक तो आप टेक्निकली काम कर रहे हैं, एक आपकी मैनेजरियल स्किल्स होती हैं, आपकी सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं, ठीक है, पीपल स्किल्स हो जाती हैं। एक समय के बाद आप किसी भी प्रोफेशन में हो, ठीक है, आपने 5-6 साल कहीं जॉब किया है, आफ्टर अब कुछ टाइम के बाद आपकी टेक्निकल स्किल्स इतनी काम नहीं आती जितनी आपकी मैनेजरियल स्किल्स काम आती हैं, चाहे जो भी प्रोफेशन में हो आप, आईटी में है, फार्मास्यूटिकल में है, फिनटेक में है, किसी में भी है, कुछ टाइम के बाद आपकी वो स्किल्स बहुत काम आती हैं जो सॉफ्ट स्किल्स हमको कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वालिटी स्किल्स हैं। अब इन स्किल्स को कैसे जनरेट करें? इन स्किल्स को जनरेट करने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए कोई उस तरह का, देखिए कोई दोस्तों कोई कोर्स तो नहीं आता। अब अगर कोर्स आता भी थ्योरेटिकल है, लेकिन ये बातें तो प्रैक्टिकल समझी जाती हैं, तो ये बातें कैसे समझी जाएंगी? जब आप जॉब कर रहे होंगे, तो जब आप 17-18 साल की उम्र के हैं या 20-21 साल की उम्र के हैं, ठीक है, तो कंपनीज को क्या चाहिए कि तभी वो इन बच्चों को अब्जॉर्ब करें, ठीक है, अपनी कंपनीज में वो काम करने का मौका दे, ताकि जो भी ये स्किल्स हैं, जो भी सॉफ्ट स्किल्स हैं, वो ऑन जॉब सीख सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। साथ के साथ टेक्निकल स्किल सीखने के लिए वो अपना डिग्री जो है, जो डिग्री स्पेसिफिक टू द इंडस्ट्री है, वो फॉलो कर रहे हैं। लर्निंग विद सिग्नलिंग वैल्यू, देखिए आईआईएम्स और आईआईटीज की बात करें, यहाँ पे देखिए एंट्री लेना, एडमिशन लेना तो कोई आसान बात नहीं है, कितनी हाई कट ऑफ जाती है, कितनी मारामारी रहती है इसमें। दे आर वेरी गुड प्लेसेस टू बी एट बट बेटर प्लेसेस टू बी फ्रॉम, राइट। देखिए अब यहां पे बात ये की जा रही है, देखिए अब यहां पे आईएम्स में और आईआईटीज में क्या समय आ चुका है कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन करी जाए, जो कि देखिए इतने बड़े बड़े एंट्री बैरियर्स यहां पे आ जाते हैं, है ना, यहां पे एडमिशन लेना इतना आसान काम नहीं होता। अब आपने ग्रेजुएशन करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करी है किसी और कॉलेज से, चलो हर कोई आईआईटी या आईआईएम में नहीं जा पाता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, किसी किसी का हो जाता, किसी का नहीं हो पाता। तो अगर हम ग्लोबली भी बात करें, देखिए डिग्री होल्डर्स जो हैं, ठीक है, डिग्री होल्डर्स अगर हम बात करें कोरिया की, अमेरिका की, या अगर हम इंडिया की भी बात करें, तो डिग्री होल्डर्स मेकअप 60% ऑफ द टैक्सी ड्राइवर्स इन कोरिया, 31% ऑफ द यूएस लार्ज फॉर्मेट रिटेल क्लर्क्स एंड 15% ऑफ द हाई एंड इंडियन सिक्योरिटी गार्ड्स। अब डेफिनेटली अब इन्होंने जो डिग्री करी है वो इसके रेलेवेंट तो नहीं होगी। आई मीन अगर किसी ने बीटेक करा है या किसी ने एमटेक करा है या कुछ भी, अगर किसी ने बीबीए करा है, व्हाटएवर इट इज, उसने ये सोच के तो नहीं करा होगा कि मैं टैक्सी ड्राइवर बनूंगा या मैं एक सिक्योरिटी गार्ड बनूंगा। लेकिन चलो अपने आप को फाइनेंशियली भी एक सपोर्ट करना पड़ता है, अगर कोई जॉब नहीं मिलती तो कुछ ना कुछ तो काम उठाना पड़ता है। लेकिन बात यहाँ पे ये आ रही है कि हम ग्रेजुएट्स तो बहुत पैदा कर रहे हैं, कितने सारे ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, इतने ग्रेजुएट्स पिछले 800 सालों में नहीं हुए थे इंडिया में जितने पिछले 40 सालों में हो चुके हैं। लेकिन उनका कितना लिंकेज है इंडस्ट्री के साथ, कितना रेलेवेंट लिंकेज है इंडस्ट्री के साथ। सारे के सारे ग्रेजुएट्स तो आईएम से नहीं जा रहे ना, है ना, बहुत डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में से, डिफरेंट कॉलेजेस में से भी जा रहे हैं, ठीक है। अब टू मैसिफाई यानी कि अगर हमने ग्रॉस एनरोलमेंट जो रेशो है हायर एजुकेशन में बढ़ाना है, ठीक है, इक्वालिटी के साथ, क्वालिटी के साथ, एक्सीलेंस के साथ, तो हमको एक डिफरेंट बैलेंस निकालना पड़ेगा एंट्री एंड एग्जिट गेट्स का, ठीक है। तो यहां पे बात करी गई है डिग्री अप्रेंटिसेस की। डिग्री अप्रेंटिसेस जो है दे हैव अ हायर कैपेसिटी एंड एम्प्लॉयबिलिटी दैन मेनी
प्योर कैंपस डिग्रीज के जहां पे आप सिर्फ एक ग्रेजुएट हैं, पास आउट हैं, आपने बीए करा है, बीटेक करा है, बीबीए करा है, आप सिर्फ एक आपने बस चलो वो डिग्री पास कर ली है, चाहे फर्स्ट डिवीजन में चाहे सेकंड डिवीजन में, लेकिन डिग्री अप्रेंटिस जो है वो ज्यादा इंडस्ट्री टारगेटेड प्रोग्राम है। तो आप थोड़ी सी बात यहां पे समझ लें कि व्हाट इज डिग्री अप्रेंटिसशिप। ठीक है, डिग्री अप्रेंटिसशिप क्या होता है? दैट इनेबल्स यू टू गेन फुल अंडर ग्रेजुएट और मास्टर डिग्रीज जब आप काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको 3 साल भी लग सकते हैं, 6 साल भी लग सकते हैं कंप्लीट होने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा कोर्स आप अवेल कर रहे हैं जो कि आपकी एम्प्लॉयर के स्किल सेट के साथ या एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट के साथ मैच करता है। ठीक है, ज्यादातर आपका जो टाइम होगा आप काम करने में स्पेंड करेंगे, लेकिन साथ के साथ आपको पैसे भी मिलेंगे, आप अर्न भी करेंगे और साथ के साथ आप अपनी स्किल एक्वायर करेंगे और आप अपनी डिग्री भी पूरी कर पाएंगे। सो लर्न एंड अर्न दोनों चीजें यहां पे हो रही है। कंक्लूजन की बात करें तो यहां पे गांधी जी की एक नई तालीम फिलॉसफी की बात आती है। तालीम यानी कि शिक्षा, एजुकेशन। अब नई तालीम क्या है? नई तालीम का मतलब होता है कि भाई बेसिक एजुकेशन फॉर ऑल। तो यहां पे एक बहुत सेंट्रल बात जो नई तालीम की आती है कि जो ज्ञान है ना और जो आपका कर्म है, जो आपका कार्य है, वो दोनों अलग चीजें नहीं हैं। आप काम के साथ साथ भी बहुत नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो यानी कि अब देखिए ये बात गांधी जी ने कितनी पुरानी कही थी कि ये नहीं कि आपने 4 साल बीटेक करनी है या 3 साल आपने बीकॉम करनी है या 5 साल आपने बीए एलएलबी करनी है, उसके बाद जाके आप एक लॉयर बनेंगे या एक इंजीनियर बनेंगे। आप ये स्किल सेट बहुत जल्दी भी एक्वायर कर सकते हैं, 16-17 साल की उम्र में भी एक्वायर कर सकते हैं। क्योंकि बात देखिए, जर्मनी, जापान ये आगे क्यों है? मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज यहाँ पे इतनी बेहतर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत है बच्चों को। ठीक है, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत है। थ्योरेटिकल नॉलेज तो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पे बहुत कम है ना। अब सिर्फ आईटी सेक्टर में ही जॉब्स हो वो भी सही बात नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे नई तालीम की बात आती है जहाँ पे नॉलेज एंड वर्क आर नॉट सेपरेट। तो यहाँ पे बात करेगी कि कैसे यहाँ पे ये नई तालीम फिलॉसफी के चलते ये डिग्री अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम को भी इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, बिकॉज दे ऑफर एकेडमिक क्रेडिट फॉर प्रायर स्किल्स एंड फॉर दी ऑन द जॉब लर्निंग। चलिए, तो दोस्तों एक जरूरी इंफॉर्मेशन जो आपको देना चाहते हैं, तो दोस्तों आप चाहें तो अपने खुद के इंडिविजुअल कोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं। चाहे आप एक कोर्स बाय करिए, चाहे 2 करिए, चाहे 3 करिए, आप अपना खुद का बंडल ऑफ कोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि चलो मतलब मेरी साइंस एंड टेक थोड़ी वीक है, एनवायरनमेंट थोड़ा वीक है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि एनवायरनमेंट कहाँ से पढ़ूँ, साइंस कहाँ से पढ़ूँ, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप अगर आपको लगता है कि जी मेरी साइंस अच्छी नहीं, तो आप साइंस का कोर्स बाय कर सकते हैं। अब साइंस के कोर्स में आपको यही नहीं सिर्फ प्रीलिम्स रिलेटेड, प्री का मेंस रिलेटेड आपको पूरा का पूरा कंटेंट दिया जाएगा। वीडियो लेक्चर्स भी होंगे और पीडीएफ भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें क्विजेस भी रहेंगे आपके, जो भी आपके करंट अफेयर्स रहते हैं, मंथली करंट अफेयर्स, वो भी आपको प्रोवाइडेड रहेंगे। तो ये तो चलो मैंने एग्जाम्पल साइंस एंड टेक का लिया, एथिक्स है, IR है, आपकी पॉलिटी है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं ना, इन सब के आप चाहें तो अपने कोर्सेज बाय कर सकते हैं इंडिविजुअली। एक सब्जेक्ट हो, 2 हो, 3 हो, आपकी मर्जी है। इस नंबर पे कॉल कर लेना अगर इसके बारे में आपने और इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो अब देख लेना अगर आपको ठीक लगता है। चलिए अगला आर्टिकल, EU ग्राउंड रूल्स फॉर द वेब, यूरोपियन यूनियन के ग्राउंड रूल्स फॉर द वेब। तो बात करेंगे डिजिटल सर्विसेज टैक्स की। तो यूरोपियन पार्लियामेंट ने और यूरोपियन यूनियन के मेंबर स्टेट्स ने एक नई अनाउंसमेंट करी है। ठीक है, दे हैव रीच्ड अ पॉलिटिकल एग्रीमेंट ऑन द डिजिटल सर्विसेज एक्ट। अब ये एक ऐतिहासिक लेजिस्लेशन है जो कि मजबूरन अब फोर्स करेगा बड़ी बड़ी इंटरनेट कंपनीज, यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, Amazon, इनको फोर्स करेगा कि कैसे किसी भी किस्म का कोई डिस इंफॉर्मेशन या कोई हेट स्पीच या कोई इस तरह का कंटेंट जो कि इनकी वेबसाइट पे, इनके प्लेटफॉर्म पे जो फ्लोट हो रहा है, जो हार्मफुल है बच्चों के लिए, युवाओं के लिए हार्मफुल है या वैसे भी सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, तो कैसे उस पर कर्ब लगाया जा सकता है, कैसे उस पर और बेटर रेगुलेट किया जा सकता है, नॉट थ्रू सेल्फ रेगुलेशन बट थ्रू एक्सटीरियर रेगुलेशन। ठीक है, तो यहां पे बेटर प्रोटेक्शन मिलेगी फॉर द इंटरनेट यूजर्स एंड देयर फंडामेंटल राइट्स। तो उनकी प्राइवेसी है, उनका देखिए अब ये जो इंटरमीडियरीज हैं, इंटरमीडियरीज यानी कि यूट्यूब, फेसबुक है ना, इंस्टाग्राम, ये जो आपके जो प्लेटफॉर्म्स हैं, तो ये इंटरमीडियरीज हैं। तो यहाँ पे आगे कोई भी कंटेंट कुछ भी डाल सकता है। ठीक है, तो आपका ठीक है जी, आपका फ्रीडम है, आपकी राइट टू प्राइवेसी है, आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन है। तो चाहे कोई भी देश हो, इंडिया हो, यूरोप हो, कोई भी हो, UK हो, जापान हो, व्हाटएवर कंट्री इट इज, लेकिन आप किसी के बारे कुछ ऐसा कंटेंट डाल दें वहां पे जो किसी और की प्राइवेसी को वायलेट कर रहा है, तो वो भी बात सही नहीं है। तो उस बात का भी खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो इसी दिशा में यूरोपियन यूनियन ने एक निर्देश निकाले हैं जहां पे डिजिटल सर्विस, ये जो एक्ट है इसको अनाउंस करा गया है। दिस इज अ सेट ऑफ कॉमन रूल्स ऑन इंटरमीडियरीज, ऑब्लिगेशंस एंड अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द सिंगल मार्केट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। अब व्हाट इज DSA और ये किस किस को अप्लाई किया जाएगा?
तो ये टाइटली रेगुलेट करेगा जिस तरीके से जो इंटरमीडियरीज हैं, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब जिस तरह से काम करते हैं, फंक्शन करते हैं। तो अभी तो इनके यहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन था, ये अपने आप ही देखते थे कंप्लायंसेस के थ्रू कि कौन सा कंटेंट है जो हार्मफुल है, उसको रिमूव करना है, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ लेटिंग प्लेटफॉर्म्स डिसाइड कि भी कौन सा कंटेंट अब्यूजिव है, कौन सा नहीं है, डीएसए कुछ ऐसे स्पेसिफिक रूल्स और ऑब्लिगेशन ले डाउन करेगा इन इंटरमीडियरीज के लिए, इन कंपनीज के लिए, जो कि इनको फॉलो करने पड़ेंगे, वाइड करने पड़ेंगे, ठीक है। दिस विल अप्लाई टू अ लार्ज कैटेगरी ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज फ्रॉम सिंपल वेबसाइट्स टू इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। तो वेरी लार्ज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक है ना, या वेरी लार्ज ऑनलाइन सर्च इंजन, तो आपके गूगल हो गया, ठीक है। तो दे विल फेस मोर स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स। किस किस को अप्लाई करेगा, कंटिन्यू करेंगे। तो एनी सर्विस विद मोर देन 45 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स इन द यूरोपियन यूनियन इस कैटेगरी में आएंगे। और जो अंडर 45 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं इन द यू, दे विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम सर्टेन न्यू ऑब्लिगेशंस। जब ये डीएसए एक बार जब कानून बन जाता है तो ईच यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट जो है, दे विल हैव द प्राइमरी रोल इन इन्फोर्सिंग दीज गाइडलाइंस अलॉन्ग विद द न्यू यूरोपियन बोर्ड फॉर डिजिटल सर्विसेज, ठीक है। तो ये क्लैरिफाई किया गया है जो प्लेटफॉर्म्स हैं और जो बाकी इंटरमीडियरीज हैं, ठीक है। तो इंटरमीडियरीज जैसे मैं अभी अमेजॉन की भी बात करी है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब इंटरमीडियरीज हैं। दे विल नॉट बी लायबल, तो ये बहुत जरूरी बात है समझनी, दे विल नॉट बी लायबल फॉर द अनलॉफुल बिहेवियर ऑफ द यूजर्स। अब देखिए ये थोड़ी सी डिफरेंट बात है। देखिए अभी पीछे अभी हमने भी अपने कुछ रूल्स अनाउंस करे थे, ठीक है, फॉर द इंटरमीडियरीज, जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज गाइडलाइन थी, ठीक है। अब देखिए इस यूरोपियन यूनियन के कानून के चलते यहाँ पे इनके पास एक सेफ्टी हार्बर है, ये प्लेटफॉर्म्स के पास, इंटरमीडियरीज के पास, कि लायबिलिटी जो है इनके पास नहीं होगी कि अगर कोई अनलॉफुल बिहेवियर के थ्रू या कोई ऐसा कोई कंटेंट, देखिए यानी कि सीधी सी बात है कि भी अगर किसी ने कोई ऐसा कंटेंट पोस्ट करा है जो कि हेट स्पीच प्रमोट कर रहा है, ठीक है, किसी की प्राइवेसी को वायलेट कर रहा है, अब्यूजिव कंटेंट है, ठीक है, मेंटली किसी को अब्यूज कर रहा है, फिजिकली किसी को अब्यूज कर रहा है, तो वो कंटेंट ही वहां से आपने हटा देना है। लेकिन इसके लिए अब इसके लिए आप कटघरे में फेसबुक को या अमेजॉन को खड़ा नहीं कर सकते कि भी आपके प्लेटफॉर्म पर किसी ने कंटेंट डाला ही क्यों। ये बात यूरोपियन यूनियन के उसमें कानून में नहीं है। इंडिया के कानून में ये बात आती है कि जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी इन्हीं की रहेगी, इंटरमीडियरीज की रहेगी, लायबिलिटी यहां पे रिमूव नहीं हो जाती है, ठीक है। हाउएवर इफ द प्लेटफॉर्म्स आर अवेयर ऑफ इलीगल एक्ट्स, और उसके बावजूद वो नहीं रिमूव कर रहे हैं, ये यूरोपियन यूनियन के कानून के अंडर की बात कर रहा हूं, दे विल स्टिल बी लायबल फॉर दिस यूजर बिहेवियर, ठीक है। इंडिया के जो आईटी रूल्स हैं जो भी पीछे अनाउंस करे गए थे, ठीक है, तो यहां पे अब ये कंपनीज के ऊपर, इंटरमीडियरीज के ऊपर लायबिलिटी आती है अगर वो ड्यू डिलिजेंस कैरी आउट नहीं कर पाते हैं। तो लायबिलिटी क्लॉज जो है यहां पे यूरोपियन यूनियन के कानून में नहीं है। तो रूल 4 क्लॉज ए ऑफ द इंडियन जो आईटी रूल, जो हम सोशल मीडिया इंटरमीडियरी गाइडलाइंस की बात करें, वहां पे ये है कि जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज है ना, लाइक फेसबुक और गूगल, इनको एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर हायर करना पड़ेगा, और अगर ये हायर नहीं करते तो वो भी वायलेशन है गाइडलाइंस के चलते। और ये जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है, इसको बुक किया जाएगा कि अगर किसी भी किस्म की ट्वीट या किसी भी किस्म की पोस्ट फेसबुक पे या ट्विटर पे, किसी भी किस्म का ऐसा जो कंटेंट है, अगर वायलेट करता है लोकल लॉज को और वो रिमूव नहीं करा जाता, तो कटघरे में कौन खड़ा होगा, जो आपका चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है। ये बात यूरोपियन यूनियन के कानून में नहीं आती, तो ये डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है। चलिए, नाउ व्हाट डू दीज रूल्स स्टेट। तो देखिए वाइड रेंज ऑफ प्रपोजल्स यहाँ पे रखे गए हैं कि कैसे जो नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं सोशल मीडिया के, उसको थोड़ा मिनिमाइज किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। देखिए ये काम भी बहुत मुश्किल है कि कहो ना कि हर एक कंटेंट को रिमूव कर दो जो अब्यूजिव है। अब देखिए, अब जो ये लोग बैठे हैं यहाँ पे, जो इंटरमीडिएट जो गाइडलाइंस में जो आपके जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होंगे, जो भी वर्कफोर्स होगा, अब ये भी इंसान है। अब इतना ज़्यादा कंटेंट मॉनिटर करना तो इतना आसान काम नहीं है, लेकिन कोशिश की जा सकती है कि कैसे ये जो अब्यूजिव कंटेंट है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, ठीक है। अब नए प्रोसीजर्स यहाँ पे क्रिएट करे गए हैं कि कितनी जल्दी से, कितने फास्टली ये जो कंटेंट है, अब्यूजिव कंटेंट है, जो नेगेटिव कंटेंट है, उसको रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। प्लेटफॉर्म्स विल नीड टू हैव अ क्लियर मैकेनिज्म्स टू हेल्प यूजर्स फ्लैग द कंटेंट जो कि इलीगल है। और यहाँ पे एक और बात आती है, अगर हम ई कॉमर्स कंपनीज लाइक अमेजॉन की बात करें, अब अमेजॉन की ड्यूटी है यहाँ पे, अमेजॉन को क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू इम्पोज अ ड्यूटी ऑफ केयर ऑन द सेलर्स, यानी कि जो भी प्रोडक्ट्स या जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो सेलर्स सेल करते हैं, है ना, ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म पे लाइक अमेजॉन पे, तो जो भी वो इन्फॉर्मेशन है, जो भी वो चीज़ सेल कर रही है, वेदर इट्स अ सर्विस, वेदर इट्स अ गुड, वेदर इट्स अ प्रोडक्ट, एनीथिंग, उसके बारे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर को पहुंचाना बहुत जरूरी है। कंज्यूमर उसको खरीदे ना खरीदे वो बात की बात है, लेकिन वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर के पास अवेलेबल जरूर होनी चाहिए। कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़ाने की यहाँ पे बात करी गई है। चलिए,
दोस्तों लास्ट एडिटोरियल आज का, पॉवर्टी एंड पॉलिटिक्स ऑफ फ्रीबीज, अशोक गुलाटी ने लिखा है। तो फ्रीबीज को लेकर हमने पिछले हफ्ते भी बात करी थी। देखिए फ्रीबीज का कल्चर थोड़ा बहुत पॉपुलर होता है इलेक्शंस के आसपास। अभी जैसे पंजाब में इलेक्शंस हुए हैं ना, तो वहाँ पे अब पंजाब में भी बहुत बड़ी बड़ी बात करी गई थी। भगवंत मान जी ने कहा था जी हम फ्री में बिजली देंगे, फ्री में पानी देंगे। चलो दो आप बिजली पानी, लेकिन इसका कॉस्ट कहाँ से निकलने वाला है, यही बात हमने पिछले हफ्ते भी करी थी कि ये तो हमारे ही जेब में से पैसे जाने वाले हैं, जो टैक्स पेयर मनी उसी में से पैसे बर्बाद होंगे इस चीज़ के लिए। अब अगेन हमने तब ये बात भी करी थी, पब्लिक गुड्स वर्सेस मेरिट गुड्स की हमने बात करी थी, ठीक है। यहाँ पे क्या बात हो रही है, अब देखिए यहाँ पे कुछ रिसेंटली कुछ आंकड़े आए हैं। देखिए अब गरीबी की बात करें, ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि यहाँ पे कितनी गरीबी है कितनी नहीं है, लेकिन सर्टनली इंडिया में उतनी गरीबी नहीं है जितनी 30 साल पहले थी या जितनी आज से 50 साल पहले थी। डेफिनेटली पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स के चलते आज हम काफ़ी बेटर है, ठीक है। आज हम $3 ट्रिलियन की इकॉनमी के कस्प पे हैं, कल को हम $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनेंगे, तो डेफिनेटली पॉवर्टी लेवल्स अब बेटर हो गए हैं, पॉवर्टी एलिविएशन चल रहा है। अब अगर हम मान के चलें जो ग्लोबल डेफिनेशन, इंटरनेशनल डेफिनेशन है $1.90 पर कैपिटा पर डे, कि भाई इससे नीचे जो कमाता है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो गरीब है। अब एज पर द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2011 में ना जो पॉवर्टी थी इंडिया में वो लगभग 22% के आसपास थी। अब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो रिसेंट आई है वो ये कह रही है कि लगभग 10% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन वाज एट एक्सट्रीम पॉवर्टी लेवल्स इन 2019, यानी कि जहां पे 22% या 22.5% 2011 में था, अब हम अराउंड अबाउट 12.3% और हमने इंप्रूव कर लिया ना, कि अब हमारा जो उसमें जो परसेंटेज है वो और डिक्लाइन हो गया है। सो विच इज़ गुड, ठीक है। अगर पहले 100 में से 20 लोग गरीब थे, बहुत गरीब थे, तो आज 100 में से 10 लोग बहुत गरीब हैं, ठीक है। एक और एस्टिमेट जो पॉवर्टी का आया है बाय नीति आयोग, ठीक है, जो हमारी एजेंसी ने निकाला है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उसके हिसाब से इंडियन पॉवर्टी जो है दैट वाज एट 25% इन 2015 बेस्ड ऑन दी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस डेटा, ठीक है। अब ये जो MPI कैलकुलेट किया जाता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसको कैलकुलेट करने के लिए 12 की इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं, हेल्थ, न्यूट्रिशन अमंगस्ट वन ऑफ देम, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एटसेट्रा एटसेट्रा। अब क्या फर्क पड़ता है कि पॉवर्टी 1% है, 10% है, 40% है, 20% है, क्या वाकई में कुछ फर्क पड़ता है? गरीबी तो है, फिर भी हमारे यहाँ पे बच्चे भूखे मर रहे हैं, गरीबी तो अभी भी बहुत है ना। माइग्रेंट क्राइसिस भी हमने देखा 2 साल पहले। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंगली ये बात उठा रहे हैं कि चलो अगर हमारे यहाँ पे गरीबी 20% से 10% भी हो गई है, या गरीबी अगर ये कह रहे हैं कि 40% भी है, तो 50-60% लोग, अगर एक्सट्रीम वर्स्ट केस सिनेरियो में 40% गरीबी भी है, तो 50-60% लोग तो होंगे ना जो गरीब नहीं होंगे। तो फिर भी क्या ज़रूरी है कि अंडर द गार्ब ऑफ फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम हम लोगों को फ्री में राशन बांटते रहें? अब देखिए, अब हमने एडिटोरियल्स में डिस्कस भी किया था जब बजट आया था, जब बात फिस्कल कंसोलिडेशन की आती है, फिस्कल टाइटनिंग की आती है, देखिए हमने फिस्कल डेफिसिट की बात करी ना, कि हमारे देखिए खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे थे और हमारी जो इनकम है वो कम है। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी हमने चलाया 800 मिलियन लोगों के लिए, 80 करोड़ लोगों के लिए। अब क्या 80 करोड़ लोगों को ज़रूरत है राशन की, फ्री में चावल की और आटे की? क्या यहाँ पे ये सवाल बहुत वैलिड है जो अशोक गुलाटी ने साहब ने उठाया है कि गरीबी अगर 10% है तो अब 80 करोड़ लोगों को इतना फ्री में राशन क्यों बांटी जा रहे हो? ठीक है, पैंडेमिक आया, सरकार को अपना खर्चा बढ़ाना था, सब कुछ करना था। इवन हमने ये भी डिस्कस किया था कि फिस्कल कंसोलिडेशन के चलते, ये फिस्कल टाइटनिंग के चलते, जहाँ पे हम अपने खर्चे अगर बढ़ा रहे हैं तो हम थोड़ा वाइजली खर्चे करें। तो वहाँ पे एकदम से हम अबैंडन भी नहीं कर सकते हैं मनरेगा को या गरीब कल्याण योजना को, कि आज बोले कि जी अब कोई 4th वेव नहीं आने वाला, कोई 5th वेव नहीं आने वाला, सब अपना जाके काम करें और अब हम बिल्कुल प्री पैंडेमिक लेवल जैसे पहुंच गए। वो काम नहीं होने वाला, ठीक है, टाइम लगेगा। लेकिन सवाल यहाँ पे आता है कि अभी भी क्या हमको 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन बांटना चाहिए? अब यहाँ पे कुछ आंकड़े फिर आ जाते हैं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के व्हीट एंड राइस स्टॉक्स की बात करें, दैट स्टूड एट 74 मेट्रिक मिलियन टन अगेंस्ट अ बफर स्टॉक ऑफ 21 MMT। तो यानी कि 50-55 जो MMT है वो ज़्यादा था। तो चलो अब हमने व्हीट स्टॉक्स की बात करी, तो यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, तो हमने सोचा कि चलो ये सरप्लस जो हमारे पास, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास जितना सरप्लस सामान पड़ा है व्हीट का, राइस का, क्यों ना उसको एक्सपोर्ट किया जाए वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो कि डिपेंडेंट थे रशिया के ऊपर, यूक्रेन के ऊपर व्हीट और राइस सप्लाईज के लिए। चलो हमने वो एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया। लेकिन एक और सवाल यहाँ पे खड़ा उठता है कि ये जो इतना एक्सेस स्टॉक, अभी तो चलो यूक्रेन की लड़ाई में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब ये जो एक्सेस स्टॉक है 50-55 MMT का, इसकी कॉस्ट कितनी है? इसकी कॉस्ट कितनी पड़ती है? लगभग 2 लाख करोड़ की कॉस्ट पड़ती है FCI को। तो ये पैसा वेस्ट नहीं जा रहा, ठीक है, ये पैसा कहाँ से जा रहा है? आपके पैसे में से जा रहा है, टैक्स पेयर्स मनी में से जा रहा है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये सवाल खड़े करता है ऑफ द हाईली इनएफिशिएंट ग्रेन मैनेजमेंट सिस्टम, द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम।
अब कितना सस्टेनेबल है पॉवर्टी एलिवेशन? देखिए हर एक सरकार चाहेगी, देखिए हम एक डेवलप्ड कंट्री नहीं है, और इसी के कारण देखिए अभी हमने जब नेट जीरो का भी टारगेट अनाउंस करा था टुवर्ड्स 2070, तो हम एक बात को लेके बहुत स्पष्ट थे कि भाई अभी हम एक गरीब देश है, डेवलपिंग कंट्री है, अभी इतनी डेवलपमेंट हमने नहीं देखी, अभी हमारा फोकस पॉवर्टी एलिवेशन के ऊपर है। तो कोई भी कंट्री हो, कोई भी डेवलपिंग कंट्री हो या लीस्ट डेवलपिंग कंट्री हो, यही चाहेगी कि भाई अच्छे इंडिकेटर्स हो, जो सिटीजन वहां पे रहते हैं उनकी हेल्थ अच्छी हो, एजुकेशन अच्छी हो, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बेटर हो, पर कैपिटा जीडीपी बेटर हो, हर कोई ये चाहेगा। तो ये नहीं कह रहे यहाँ पे कि पॉवर्टी एलिवेशन को अबैंडन कर दो, लेकिन अगेन यहाँ पे इस बात का सवाल उठा रहे हैं कि इतनी ज्यादा जो फूड सब्सिडी है, चलो कोरोना आया, फिस्कल ईयर 2020-21 की बात करें, ठीक है, हमारा फूड सब्सिडी बिल 5.5 लाख करोड़ के आसपास चले गया था, फाइन, लेकिन अभी तो कोरोना नहीं है, अभी सिचुएशन कुछ तो बेटर है। अगर हम कंजर्वेटिव अगर एस्टिमेट्स के हिसाब से भी चले तो अभी भी जो प्रेजेंट फिस्कल है, ये जो अमाउंट होगा फूड सब्सिडी का, ये लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास अभी भी होगा। Now this would amount to more than 10% of the center's net tax revenue। तो बात ये कह रहे हैं, अगर वर्ल्ड बैंक और IMF कह रहे हैं कि आपकी जी जो गरीबी है, सिर्फ 10% लोग हैं आपकी कंट्री में जो कि एक्सट्रीमली पुअर हैं, तो इतने लोगों को खाना क्यों फ्री में बांटा जा रहा है? तो क्या ये जो फ्रीबीज वाला कल्चर है, ये जो वोट बैंक पॉलिटिक्स वाला कल्चर है, क्या ये बीच में नहीं आ रहा? अब यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात है, बहुत एक फेमस कहावत भी है, दैट इट इज बेटर टू टीच अ पर्सन कि भाई आप मछली कैसे पकड़ सकते हैं, रादर देन कि आप उसको रोज जाके एक फ्री में मछली दे के आए, है ना, ये बहुत फेमस सेइंग भी है। तो ग्राउंड रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि अभी जो हमारा पीडीएस सिस्टम है हाईली इनएफिशिएंट है, बहुत करप्ट है, 30% से ज्यादा लीकेजेस हो रही है पीडीएस सिस्टम में। Now what is the way forward? तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात उन्होंने सजेस्ट करी है, विजडम लाइज इन गोइंग बैक टू द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी विजन। अब उन्होंने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है, तो ये इसको लेके मैंने योजना में भी बात की थी, योजना मैगजीन का जो एनालिसिस था मार्च का पार्ट 2 का, तो उसमें हमने इस स्कीम के बारे में बहुत ब्रीफली बात करी थी, सैटरडे को हमने वो वीडियो डाला था 5 बजे ना। अब यहाँ पे जो अंत्योदय की बात करते हैं, तो अंत्योदय जो है, अंत्योदय हाउस होल्ड यानी कि जो सबसे पुअर हैं उनको मिलना चाहिए ज्यादा राशन, वो भी एट हायर सब्सिडी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा था कि ये नहीं कि 100% फ्री कॉस्ट में आप उनको चावल और आटा देते रहो, एट हायर सब्सिडी। और उन्होंने ये बोला था कि जो बीपीएल फैमिलीज हैं उनको दो सब्सिडाइज राशन दो, लेकिन 50% ऑफ द प्रोक्योरमेंट प्राइस पे, नॉट एट फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो अबव पॉवर्टी लाइन फैमिलीज हैं उनको तो कोई मतलब नहीं बनता कि आप फ्री में आप राशन बांटते रहो, ठीक है, आटा या चावल ये सब बांटते रहो, तो उनको जो अबव पॉवर्टी लाइन लोग हैं उनको 90% ऑफ द प्रोक्योरमेंट प्राइस पे आप दे दो, ठीक है। तो सब्सिडी का जो ब्रैकेट बनाना है, तो आप सेगमेंट आप ऐसे फ्रैगमेंटाइज कर सकते हैं ना, जो बहुत ही गरीब है उनको ज्यादा सब्सिडी। तो अगेन यानी कि जो अटल बिहारी वाजपेयी का जो विजन था वो क्लियरली ये था कि देयर इज नो सच थिंग एज फ्री लंच, ठीक है। अब आज के टाइम पे, चलो ये तो अटल बिहारी जी का जो विजन था आज से 20-25 साल पुराना था, आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी बेटर है, ठीक है, अब टेक्नोलॉजी के थ्रू हम बेटर टारगेटिंग कर सकते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम को, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसको बेटर टारगेटेड बना सकते हैं, कॉस्ट सेविंग कितनी होगी इससे ज्यादा, ठीक है, ठीक है। सो दिस मेजर शुड बी कंबाइंड विद गिविंग पीपल द ऑप्शन ऑफ रिसीविंग कैश। तो कैश ट्रांसफर्स की बात करी जा रही है कि क्यों ना, अगर हम टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कर रहे हैं, अगर हम पीडीएस सिस्टम को अगर हमने और एफिशिएंट बनाना है, टारगेटिंग को और शार्प बनाना है, प्रिसाइज बनाना है, तो क्यों ना उन्हीं लोगों को कैश ट्रांसफर किए जाए जो कि जिनको एक्चुअल में जरूरत है फूड सब्सिडी की, ना कि हर किसी को, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के चलते ऑलमोस्ट 67% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन कम्स अंडर द राइट टू फूड दिस थिंग, ठीक है। तो ऑब्वियसली इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है इतने सारे लोगों को फ्री में खाना बांटने की। चलिए, तो दोस्तों ये थे हमारे 3 एडिटोरियल्स। तो जाने से पहले एक प्रीवियस क्वेश्चन, ये 2019 में आया है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुरिस्डिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, an amendment to the Constitution of India cannot be called into question by the Supreme Court of India। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स में कौन सी करेक्ट है, जो भी इसका आंसर है आपने कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। चलिए, और क्वेश्चन फ्रेम्ड फ्रॉम द एडिटोरियल, गिविंग आउट क्रम्स कैन नॉट इंस्पायर अ सोसाइटी टू ग्रो। कमेंट करिए इसको 250 शब्दों में। तो ये हमारे ये जो अशोक गुलाटी का आर्टिकल अभी हमने डिस्कस किया था उससे, उस कंटेक्स्ट से रिलेटेड है। There are 10 million young reasons that degree apprentices are an idea whose time has come। सब्सटैंशिएट करिए अपने आंसर को विद आर्ग्यूमेंट्स इन 250 वर्ड्स। चलिए, सो दोस्तों ये था आज का एनालिसिस। मिलेंगे कल और डिस्कशन एनालिसिस के साथ। तो अब अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।